राजस्थान का इतिहास एक परिचय पार्ट 2 कक्षा 10th की बुक है और मैं इस पर पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ। रेगुलर आपको ये इस बुक के वीडियो मिलते रहेंगे। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं प्रयास करूँगा कि आपको पूरे बुक के वीडियो बनाकर अवेलेबल करवा पाऊँ। मैं निरंजन कुमार अध्यापक गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कार्यरत हूँ। सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि वो मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल का आइकन को दबाएं ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान के इतिहास एक परिचय ये पहला पार्ट है और इसका पहला पार्ट का पहला वीडियो बनाकर मैंने अपलोड कर दिया था। ये दूसरा वीडियो है, इसमें मैं आपको बताऊंगा राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में। देखो, इस बुक में दे रखी है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, कालीबंगा सभ्यता, आहार सभ्यता, गिलूण सभ्यता, बागोर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, अन्य महत्वपूर्ण सभ्यताओं के बारे में भी जिक्र किया गया है। तो आज ये वीडियो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में है। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। देखो, बुक में दे रखी कालीबंगा सभ्यता, आहार या आयड़ सभ्यता, गिलूण सभ्यता, बागोर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता और अन्य महत्वपूर्ण सभ्यताएं जो बताई गई है, मैं उनके बारे में आपको अध्ययन करवाऊंगा। तो शुरू करते हैं। पहला, कालीबंगा सभ्यता। देखिए, कालीबंगा सभ्यता ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और आज से लगभग 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन सभ्यता मानी गई है। कालीबंगा अर्थात बंगा ये पंजाबी शब्द है जिसका अर्थ होता है चूड़ियाँ। तो काली चूड़ियाँ यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में पाई गई है, इसलिए इसका नाम रखा गया कालीबंगा सभ्यता। ठीक है। प्राचीन दृष्टद्वती और जो सरस्वती नदी घाटी क्षेत्र है, वर्तमान में हम इसको घग्गर नदी का क्षेत्र भी कह सकते हैं, वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन ये कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई थी। मैं आपको बता दूं, ये जो कालीबंगा सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है और वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र इस सभ्यता के अंतर्गत है। प्राचीन में दृष्टद्वती और सरस्वती नदी घाटी का क्षेत्र था। उत्खनन की हम बात करें तो देखिए, यहाँ सर्वप्रथम उत्खनन करवाया था 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी और यहाँ उत्खनन कार्य करवाया था। उसके बाद 1961 और 62 में बीबी लाल और बीके थापर ने यहाँ पर उत्खनन कार्य करवाया। अब इस सभ्यता की हम चर्चा करें तो यहाँ पर 5 स्तर यहाँ पर उत्खनन के द्वारा पाए गए हैं। तो ये 5 स्तरों के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। प्रथम 2 स्तर जो खुदाई में मिले हैं वो हड़प्पा कालीन सभ्यता से भी प्राचीन माने गए हैं। यहाँ पर प्रश्न बन सकता है। तो पहले जो 2 स्तर मिले हैं वो हड़प्पा कालीन सभ्यता से भी प्राचीन है और तीसरा, चौथा और 5वां जो स्तर की सामग्री बरामद हुई है या प्राप्त हुई है वो हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान है और उसके समकालीन है। यानी कि पहले 2 स्तर में जो प्राप्त सामग्री है वो हड़प्पा कालीन सभ्यता से प्राचीन मानी गई है और तीसरे, चौथे, 5वें स्तर की जो सामग्री मिली है वो हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान है और समकालीन है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। इसके बाद हम अन्य महत्वपूर्ण बातों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कालीबंगा सभ्यता यह सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था और यहाँ मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर काम में लिया जाता था। बर्तनों का रंग लाल है जिन पर काली और सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची गई है। यहाँ पर जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे प्रश्न कई बार आ चुका है इस तरह का। जुते हुए खेत के प्राचीनतम जो साक्ष्य बरामद हुए हैं वो कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं और यहाँ पर कब्रिस्तान मिला है जिससे समाधान पद्धतियों की जानकारी प्राप्त होती है। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट प्रश्न और बन सकता है। यहाँ एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी बरामद हुई है जिसमें 6 छिद्र मिले हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं जो कि कालीबंगा सभ्यता में प्राप्त हुई है। और यहाँ पर जो है जिसे मस्तिष्क शोथ बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है, जो 6 छिद्र मिले हैं खोपड़ी में। ठीक है। यहाँ से प्राप्त खिलौना बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नाली, बेलनाकार मोहर, ये सब हड़प्पा सभ्यता में अपना विशिष्ट स्थान रखती हैं। तो ये सब चीज़ें कालीबंगा सभ्यता में बरामद हुई है। इसके बाद हम नेक्स्ट सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। आहार सभ्यता या आयड़ सभ्यता, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, उदयपुर शहर के पास बहने वाली आहड़ या आयड़ नदी के तट पर उत्खनन के फलस्वरूप 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं।
ये अवशेष सामने आए हैं। और ये सभ्यता एक टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई थी, इसलिए इस सभ्यता को नाम दिया गया धूलकोट। धूल यानी मिट्टी का टीला। आहड़ सभ्यता या आयड़ सभ्यता की हम बात करें तो ये उदयपुर जिले में है और आयड़ नदी के तट पर उत्खनन किया गया था और ये सभ्यता 4000 वर्ष पुरानी है। पाषाण धातु युगीन सभ्यता के अवशेष यहाँ पर प्राप्त हुए हैं और इसे धूलकोट यानी मिट्टी का टीला भी नाम दिया गया है। सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास ने यहाँ पर उत्खनन कार्य करवाया और उसके बाद रतन चंद्र अग्रवाल और HD सांकलिया के नेतृत्व में भी निर्देशन में भी उत्खनन यहाँ पर किया गया। आहड़ सभ्यता की चर्चा मैंने आपको बताई, उदयपुर जिले में है। 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता प्राप्त हुई है। आहड़ या आयड़ नदी के तट पर उत्खनन किया गया था। इसे धूलकोट भी कहते हैं। 1953 ईस्वी में सर्वप्रथम अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में यहाँ पर उत्खनन किया गया। इसके बाद रतन चंद्र अग्रवाल और HD सांकलिया के निर्देशन में यहाँ पर उत्खनन किया गया। इसके बाद देखिए अन्य महत्वपूर्ण जानकारी इस सभ्यता के बारे में हम प्राप्त करेंगे। आहड़ की सभ्यता या आयड़ की सभ्यता। इस सभ्यता के जो लोग हैं मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों और पत्थरों का प्रयोग करते थे। पहली बात, मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों और पत्थरों का प्रयोग करते थे। आयड़ के लोग अपने मृतकों को गहनों और आभूषणों के साथ दफनाते थे। यहाँ पर एक प्रश्न बन सकता है। आयड़ या आहड़ सभ्यता के जो लोग थे मृतकों को गहनों और आभूषणों के साथ दफनाते थे। यहाँ पर मिट्टी के सर्वाधिक बर्तन मिले। उत्खनन के दौरान यहाँ पर मिट्टी के सर्वाधिक बर्तन प्राप्त हुए हैं जो आहड़ को लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है। यहाँ पर सर्वाधिक बर्तन मिलने के कारण जो काले लाल मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं वो इस संस्कृति का प्रमुख केंद्र इसको सिद्ध करते हैं। बर्तन बनाने वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं। आहड़ का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी भी मिलता है। यहाँ भी प्रश्न बनता है। आयड़ का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी भी मिलता है क्योंकि यहाँ तांबे के औजारों और उपकरणों के अत्यधिक प्रयोग के कारण ये रखा गया होगा। ठीक है। इसके बाद उत्खनन में मिले यहाँ से जो ठप्पे मिले हैं उनसे यहाँ रंगाई और छपाई के व्यवसाय का भी अनुमान लगाया जाता है। यह उत्खनन के दौरान ठप्पे प्राप्त हुए हैं तो इससे यहाँ अनुमान लगाया गया कि रंगाई छपाई का भी काम होता था। तो ये थी आयड़ की सभ्यता या आयड़ की सभ्यता। चर्चा करेंगे गिलूंड सभ्यता के बारे में। गिलूंड सभ्यता, देखिए गिलूंड कस्बा ये राजसमंद जिला राजस्थान में स्थित है। तो गिलूंड कस्बे में बनास नदी के तट पर 2 टीलों को उत्खनन के फलस्वरूप आहड़ संस्कृति से जुड़ी सभ्यता प्रकाश में आई। तो गिलूंड सभ्यता ये आहड़ संस्कृति से जुड़ी हुई सभ्यता मानी जाती है और गिलूंड कस्बे में उत्खनन किया गया था। 2 टीलों का उत्खनन किया गया था और तब ये सभ्यता प्रकाश में आई। इसे बनास संस्कृति के नाम से भी पुकारा जाता है। गिलूंड सभ्यता को बनास संस्कृति के नाम से भी पुकारा जाता है। उत्खनन की हम बात करें तो 1957-58 ईस्वी में बीबी लाल के निर्देशन में उत्खनन किया गया और तत्पश्चात 1998 से 2003 ईस्वी के मध्य पूना के डॉक्टरेट VS सिंधे एवं पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी पोशल के निर्देशन में यहाँ पर उत्खनन कार्य किया गया। देखिए 1957-58 में बीबी लाल के निर्देशन में उत्खनन किया गया। इसके बाद 1958 से 2003 के मध्य यहाँ पर उत्खनन कार्य किया गया। पूना के डॉक्टरेट VS सिंधे और पेंसिल्वेनिया के विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी पोशल के निर्देशन पर यहाँ पर उत्खनन कार्य किया गया। गिलूंड सभ्यता के बारे में अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए यहाँ पर ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। गिलूंड सभ्यता में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं और इनका समय निर्धारित किया गया है 1900 से 1700 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया गया है। 1900 से 1700 ईसा पूर्व इसका समय निर्धारित किया गया है। और गिलूंड से 5 प्रकार के बर्तन मिले हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। गिलूंड से 5 प्रकार के जो बर्तन मिले हैं वो हैं सादे, काले, पोलिशदार, भूरे और लाल काले चित्रित मृद भांड। यहाँ पर 5 प्रकार के जो बर्तन मिले हैं सादे, काले, पोलिशदार, भूरे, लाल और काले चित्रित मृद भांड यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। देखिए यहाँ पर उत्खनन में मिट्टी के खिलौने प्राप्त हुए हैं।
गिलोंड में उत्खनन के दौरान मिट्टी के खिलौने प्राप्त हुए, पत्थर की गोलियां प्राप्त हुई है और हाथी दांत की चूड़ियां यहाँ पर प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां और हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। आहड़ में पक्की ईंटों का उपयोग नहीं हुआ था। देखिए, आहड़ में पक्की ईंटों का उपयोग नहीं हुआ था, जबकि गिलोंड में इनका प्रचुर उपयोग होता था। ये इंपॉर्टेंट जानकारी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आहड़ में पक्की ईंटों का उपयोग नहीं होता था, नहीं हुआ है, जबकि गिलोंड में इनका प्रचुर उपयोग होता था। ये प्रश्न आ सकता है। तो यह है, आहड़ में पक्की ईंटों का उपयोग नहीं हुआ है, जबकि गिलोंड में इनका प्रचुर उपयोग होता था। इसके बारे में हम अगली सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे, बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता यह भीलवाड़ा जिले में स्थित है। कोठारी नदी के तट पर उत्खनन किया गया था। कोठारी नदी के तट पर जो उत्खनन कार्य किया गया था 1967 से 1970 ईस्वी तक उत्खनन किया गया था और डॉक्टरेट वी.एन. मिश्र के निर्देशन में यहाँ पर उत्खनन कार्य किया गया। तो प्रश्न बन सकता है, बागोर सभ्यता किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा जिले में स्थित है। कोठारी नदी के तट पर बागोर में उत्खनन कार्य किया गया और 1967 से 1970 ईस्वी तक डॉक्टर वी.एन. मिश्र के निर्देशन में यहाँ पर उत्खनन कार्य किया गया। देखो, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट प्रश्न और बन रहा है, यहाँ प्रागे ऐतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रागे ऐतिहासिक सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में, और ये जो अवशेष प्राप्त हुए 4 से 5000 ईसा पूर्व के अवशेष माने गए हैं। प्राग ऐतिहासिक सभ्यता के जो अवशेष मिले हैं, प्राग ऐतिहासिक काल की सभ्यता के 4 से 5000 ईसा पूर्व माने गए हैं। और देखिए, यहाँ से बड़ी संख्या में इंपॉर्टेंट और जानकारी प्राप्त करेंगे, यहाँ से बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। बागोर सभ्यता में बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर तांबे के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। तांबे के उपकरण की बात करें तो इनमें छेद वाली सुई प्रमुख मानी गई। ये प्रश्न बन रहा है, छेद वाली सुई जो प्राप्त हुई है बागोर सभ्यता में प्राप्त हुई है। यहाँ से कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये भी प्रश्न है इंपॉर्टेंट। कृषि और पशुपालन के जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो बागोर सभ्यता भीलवाड़ा से प्राप्त हुए हैं। बागोर मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का स्थल और लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र था। ये भी प्रश्न बन रहा है। बागोर सभ्यता को मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का स्थल और लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र माना जाता था, यानी प्रमुख केंद्र था। तो यहाँ पर हमने बागोर सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त की। नेक्स्ट सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता की चर्चा करें तो गणेश्वर सभ्यता यह नीमका थाना सीकर में है। गणेश्वर सभ्यता नीमका थाना सीकर में प्राप्त हुई है। कांतली नदी के तट पर स्थित ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल माना गया है। कातली नदी के उद्गम पर स्थित ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है गणेश्वर सभ्यता, और यहाँ रतनचंद्र अग्रवाल के निर्देशन में उत्खनन किया गया था और यहाँ 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मैं आपको बता दूं, गणेश्वर सभ्यता ये नीमका थाना सीकर में स्थित है और कातली नदी के उद्गम पर स्थित है और ये ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ पर रतनचंद्र अग्रवाल के निर्देशन में उत्खनन किया गया था और 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। देखिए, गणेश्वर से अत्यधिक मात्रा में तांबे के आयुध उपकरण मिले हैं। अत्यधिक मात्रा में तांबे के आयुध उपकरण मिले हैं जो कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं में प्राचीनतम सिद्ध होते हैं, जो कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं में प्राचीनतम सिद्ध करते हैं या प्राचीनतम सिद्ध करती है। यानी यहाँ पर तांबे के अत्यधिक उपकरण प्राप्त हुए हैं। तांबे के उपकरणों और पात्रों में 99% तांबा, 99%। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, किस सभ्यता से प्राप्त तांबे के उपकरणों में 99% तांबा है? तो गणेश्वर सभ्यता में जो तांबे के उपकरण या पात्र प्राप्त हुए हैं उनमें 99% तांबा है। मिट्टी के बर्तन यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, कृपस वर्णी मृत पात्र, यानी काले और नीले रंग से सजाए हुए। तो काले और नीले रंग से सजाए हुए जो कृपस वर्णी मृत पात्र है वो गणेश्वर सभ्यता में प्राप्त हुए हैं। इसके बाद देखिए नोट, यहाँ पर हम जानकारी प्राप्त करेंगे, गणेश्वर भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी माना जाता है। ये प्रश्न बन रहा है, गणेश्वर सभ्यता को भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी माना जाता है। और नेक्स्ट यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे, यहाँ से तांबा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को भी भेजा जाता था।
यहाँ से जो तांबा भेजा जाता था वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को भी भेजा जाता था। तो ये हमने मुख्य रूप से 5 सभ्यताओं पर अध्ययन किया। इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण सभ्यताओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अन्य महत्वपूर्ण सभ्यताएं जो बुक में दे रखी हैं, देखो भीनमाल की सभ्यता जालोर जिले में स्थित है। आरसी अग्रवाल के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया और यहाँ से एक रोमन एम्फोरा और एक यूनानी सुराही प्राप्त हुई है जो एक विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करती है। ठीक है, भीनमाल का प्राचीन नाम की हम बात करें तो भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल था। भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल था। तो ये भीनमाल की सभ्यता के बारे में चर्चा करी जो कि जालोर जिले में स्थित है। आरसी अग्रवाल के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया और यहाँ उत्खनन के दौरान एक रोमन एम्फोरा, एम्फोरा का मतलब होता है एक सुरापात्र, ठीक है, तो रेमन एम्फोरा या रोमन सुरापात्र और एक यूनानी सुराही यहाँ पर प्राप्त हुई है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है। देखिए ईसवाल, ये उदयपुर जिले में है, ईसवाल उदयपुर जिले में है। यहाँ से प्राक ऐतिहासिक कालीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है जो ईसवाल उदयपुर में है यहाँ पर किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए, तो यहाँ पर प्राक ऐतिहासिक कालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं और यहाँ से समृद्ध लौह उद्योग के साक्ष्य प्राप्त हुए। यहाँ भी प्रश्न बन रहा है, यहाँ से समृद्ध लौह उद्योग के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। बैराट की पहाड़ियाँ, भीम की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी जयपुर जिले में स्थित है। देखो हड़प्पा सभ्यता और मौर्य काल के अवशेष यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। बैराट की पहाड़ियों में भीम की डूंगरी, जो यहाँ पर सभ्यताएं दे रखे महादेव जी की डूंगरी, यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता और मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्रश्न बन सकता है। ठीक है, इसके बाद उत्खनन यहाँ पर किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा उत्खनन किया गया। इसके बाद यहाँ पर जो उत्खनन कार्य किया गया वो नील रतन बनर्जी, कैलाश नाथ दीक्षित जैसे विद्वान या विद्वानों के द्वारा यहाँ पर उत्खनन कार्य किया गया और यहाँ बैराट से एक गोल मंदिर पे अशोक के स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न बन सकता है। अशोक के जो स्तंभ प्राप्त हुए हैं, जो गोल मंदिर प्राप्त हुआ बैराट से प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर देखिए बैराट के समीप अशोक का भाब्रू अभिलेख प्राप्त हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अशोक का जो भाब्रू अभिलेख है ये प्राप्त हुआ है बैराट के समीप। ठीक है, इससे हमें क्या पता लगता है, अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे पुख्ता प्रमाण माना जाता है। अशोक का जो भाब्रू अभिलेख प्राप्त हुआ है बैराट के पास, इसमें अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे पुख्ता प्रमाण माना जाता है। तो ये भी हमें कहाँ प्राप्त हुआ है, बैराट की पहाड़ी जयपुर से प्राप्त हुआ है। और बुक में चर्चा की गई कुछ सभ्यताओं के बारे में कि कहाँ स्थित है। देखिए यहाँ पर रंग महल सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ओजियाना भीलवाड़ा में, नगरी चित्तौड़गढ़ में, बरौर गंगानगर में, तिलवाड़ा बाड़मेर में, जोधपुरा सभ्यता जयपुर में, सुनारी झुंझुनू में, नोहो भरतपुर में और नगर टोंक में। ये कुछ सभ्यताएं हैं जिनका जिक्र इस किताब में किया गया है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, रंग महल सभ्यता ये हनुमानगढ़ जिले में, ओजियाना भीलवाड़ा में, नगरी चित्तौड़ में, बरौर गंगानगर में, तिलवाड़ा बाड़मेर में, जोधपुरा जयपुर में, सुनारी झुंझुनू में, नोहो भरतपुर में और नगर टोंक में। तो यहाँ पर सभ्यताओं के बारे में चर्चा की गई है। इसके बाद देखिए बालाथल, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बालाथल उदयपुर में प्रोफेसर वीएन मिश्र के निर्देशन में उत्खनन किया गया था, जहां एक ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता प्रकाश में आई है और इस सभ्यता का संपर्क हड़प्पा सभ्यता से होने का पुख्ता प्रमाण प्राप्त होता है। बालाथल उदयपुर में है। यहाँ पर प्रोफेसर वीएन मिश्र के निर्देशन में उत्खनन किया गया और एक ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता प्रकाश में आई और इस सभ्यता का जो संपर्क है हड़प्पा सभ्यता से होने का पुख्ता प्रमाण प्राप्त होता है। तो ये था आज का वीडियो। मित्रों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।